इसको शुरू कर देंगे ना, पहले मनोविज्ञान खत्म हुआ पूरा तब खत्म हो जाएगा तब। देखिए क्लास 12 में मनोविज्ञान का पार्ट 7 का जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, इसमें 1 से लेकर 3 तक है और दूसरा नंबर पार्ट है उसमें 4 से लेकर 8 तक है और ये 9 नंबर क्वेश्चन आपका इसमें होगा, 9 और 10। प्रश्न है, एक व्यक्ति की अनन्यता कैसे बनी है अथवा सामाजिक अनन्यता की व्याख्या कीजिए। तो प्रश्न में क्या दिया देखिए, तो एक व्यक्ति की अनन्यता कैसे बनी है, बस इतना ही। चलिए देखिए, अनन्यता के मतलब क्या होती है। एक व्यक्ति की अनन्यता, तो व्यक्ति तो हम समझ में आ रही है कि हम लोग व्यक्ति हैं, पर अनन्यता का मतलब क्या होता है। देखिए सामाजिक, पहले ये समझ लीजिए अनन्यता जो होता है ना, हमारी किसी भी समूह में जो स्थान होता है, पहचान होता है, वही अनन्यता होता है हमारा। किसी भी समूह में हमारा एक पहचान, एक जगह, एक स्थान होता है, वही हमारा कहलाता है अनन्यता। तो सामाजिक अनन्यता हमारे अपने संप्रदाय का वह पक्ष है जो हमारी समूह सदस्यता पर आधारित है। मतलब जिस समूह में हम सदस्य हैं उस समूह में हमारे प्रति एक इमेज बना कर रखता है लोग, वही इमेज हमारी अनन्यता है, हमारी पहचान है। ठीक है, जैसे आप इस समूह में रहते हैं ना, तो आपके प्रति सब लड़का कुछ न कुछ सोचता होगा और आप भी किसी लड़के के, सब लड़के के बारे में कुछ न कुछ सोचते होइएगा कि लड़का इस तरह, जब भी उसका नाम आता होगा वो लड़का बड़ा आलसी है, वो लड़का बहुत तेज है, वो लड़का बहुत प्रश्न पूछता है, वो लड़का बहुत शांत रहता है, कुछ ना कुछ इमेज आता है ना, वही आपकी अनन्यता है इस समूह में। बट एक व्यक्ति की कोई जो ही नहीं होता है कि जो अनन्यता है वही अनन्यता सब जगह रहता है और सब लोग वही बारे में सोचते होगा, वैसे कोई बात नहीं। आप पढ़ने में तेज, इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग आपके बारे में अच्छे ही सोचते होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सामाजिक अनन्यता हमें तब स्थापित करती है जब एक बड़े सामाजिक संदर्भ में हमें यह बताती है कि हम क्या हैं और हमारी स्थिति क्या है तथा इस प्रकार के समाज में हम कहाँ हैं, इसको जानने में सहायता करती है। अनन्यता यह बताती है, अनन्यता से आपको ये समझ में आता है कि सबसे पहली बात कि इस समाज में, इस समूह में हम क्या हैं। ठीक है, तो आप अपने आप से प्रश्न पूछ के जवाब ला सकते हैं कि आप क्या हैं इस समूह में। तो आपके दिमाग में जब सोच कीजिएगा कि आप क्या हैं, तो हम इस कोचिंग के एक स्टूडेंट हैं जो 2-3 महीने के लिए और पढ़ रहे हैं, बस ये दिमाग में आता है। अच्छा कर जाएंगे तो मेरा नाम हो जाएगा, समाज में भी, गांव में भी, कोचिंग में भी, सब जगह। नहीं तो बुरा कर जाएंगे तो कुछ नहीं हुआ। तो यही आपकी पहचान एक मिलेगी। और भी कुछ पहचान बना सकते हैं आप अपनी। ठीक है, आप ये भी पहचान बना सकते हैं कि हम क्लास में सबसे तेज़ बच्चे हैं, हम क्लास में सबसे सीनियरिटी बच्चे हैं, सब पंक्चुअल है, समय पर ही आते हैं, समय पर सब काम करते हैं, ये भी बता सकते हैं आप, ये भी साबित कर सकते हैं। तो ये होता है। दूसरी नंबर बात कि हमारी क्या स्थिति है। आप इतने बच्चे पढ़ते हैं, 10-12 बच्चे पढ़ते हैं, इस 12 बच्चे में आपकी स्थिति क्या है। तो आप सुनाते हैं तो 100 में कितना सुनाते हैं, तो 80 सुनाते हैं। कोई दूसरे बच्चे कितना सुनाते हैं, तो कम सुनाते हैं, तो आप सबसे नंबर 1 पे हैं। आपसे भी ज़्यादा कुछ सुनाता है तो आप सोचते हैं कि मेरी स्थिति दूसरी नंबर पे है। स्थिति अपना जानता है, हर समूह में आप अपनी स्थिति को एक पहचान कर लेते हैं कि हमारा स्थिति ये है। और जो लोग नहीं करते हैं वो पछताते हैं। आप कितने अच्छे हैं, कितने तेज हैं, कितने बुर्बक के बाद की बात है, मगर आपको ये पता होना चाहिए कि आप तेज है कि बुर्बक है। वो व्यक्ति सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उस व्यक्ति में। जो व्यक्ति ये सोच लेता है, जान लेता है कि हम तेज हैं कि बुर्बक है कि मीडियम क्वालिटी के विद्यार्थी है, तब वो अपने स्तर को जानना है, तब ना आदमी निखार करता है उसमें। कुछ लोग क्या करते हैं, अच्छा ना हम ठीक है, हम ठीक है, अरे भाई जो पाठ पढ़े वो सब याद थोड़ी ना आपको, देखिए पीछे उलट के सब भूल रहे हैं। ये सब को याद करके आपको अपनी क्षमता की पहचान होनी चाहिए, आप क्या है, क्या स्थिति है, आपकी पहचान होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये सब अगर आपको आ जाएगी तो आपको इस समाज में अपने आप को जानने में सहायता मिलेगी। अपने विद्यालय में एक विद्यार्थी के रूप में छात्र की सामाजिक अनन्यता है आपकी। आप एक विद्यालय में पढ़ते हैं, आप उसके स्टूडेंट हैं एक विद्यालय के, तो आप उसकी सामाजिक अनन्यता यह है कि आप उस विद्यालय के एक छात्र हैं। लोग यही करेंगे, जब आप मैट्रिक इंटर पास कर जाइएगा तो लोग यही करेंगे, गुरुकुल का स्टूडेंट था वो इतने नंबर से पास किया है, क्योंकि आपकी पहचान इस कोचिंग से है, आपकी पहचान जुड़ी हुई है इस कोचिंग से। आप सोचिए अल्लाह, आप कितना पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद यहाँ से निकलिएगा तो आप चिल्लाइएगा कि ना हम तो कुछ नहीं कोचिंग में पढ़े थे, लोग मानेगा ही नहीं। लोग कहेंगे कोचिंग में पढ़ता था, क्या झूठ बोल रहा है, बड़ी बदमाश लेके आई, पढ़ा भी कोचिंग में, नामों नहीं ले रहा है। मगर लोग आपको समझ जाएगा कि आप फ्रॉड हैं। आप कितनों कहिए चिल्ला के कि हम तो कोचिंग में कुछ सीखे नहीं किए हैं, नहीं सीखे हैं, बाहर में जाए, मगर आपका नंबर आएगा तो लोग यही समझेगा कि ये कोचिंग से आया। ठीक है, ये तो है, क्योंकि आपकी सामाजिक अनन्यता यही है कि आप गुरुकुल के स्टूडेंट हैं। सामाजिक अनन्यता बन चुकी है, लोग जान चुके हैं इस बात को।
तो आप कितना चिल्लाइएगा बाद में कि उस कोचिंग से हमारा नंबर नहीं आया, तो लोग मानेगा ही नहीं। ठीक है, एक बार जब एक छात्र अपने विद्यालय में के एक विद्यार्थी के रूप में एक अनन्यता स्थापित कर लेता है तो वह उन मूल्यों के आत्मसात कर लेता है जिन पर उनके विद्यालय में बल दिया जाता है। मतलब आप जब जान गए कि आप गुरुकुल के स्टूडेंट हैं तो गुरुकुल में जो नियम कानून हैं, जो रूल्स हैं, उसको फॉलो कीजिए। ये आपको धीरे धीरे पहचान में आ जानी चाहिए, तब आप उसके अनन्यता को पहचानना पड़ेगा आपको। मतलब उस विद्यालय के रूप में सब कुछ समझ लीजिए और उन मूल्यों को स्वयं बना लेता है और व्यक्ति उसके अनुरूप ढल जाता है। जैसे कि आपको टाइम बता दिया है कि 12:30 बजे आना है आपको कोचिंग में, तो आप अपने काम में से 12:30 बजे टाइम निकाल लेते हैं कि 12:30 बजे हमको कोचिंग जाना है, 2:30 बजे आना है, 12:30 बजे आना है, 2:30 बजे आना है। अब बीच में क्या करना है, आगे क्या करना है, वो सब करते रहते हैं, मगर बीच में टाइम निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि 12:30 बजे सर पढ़ा सकते हैं, बाद में जाएंगे तो सर पढ़ाई भी नहीं करेंगे। बाद में जाएंगे 2:30 बजे के बाद में तो पूछने जाएंगे तो ये सर वेट कराएंगे, कहीं बहुत और बच्चों को पढ़ाते रहेंगे तो नहीं हो पाएगा, सर नहीं बता पाएंगे। अगर हम अपने टाइम में कुछ पूछते हैं तो सर बता सकते हैं, कुछ समझा सकते हैं, इसीलिए हमको इस समय में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई और भी काम होता है तो ते बच्चे क्या करते हैं, वो काम को पोस्टपोन कर देते हैं कि भाई 12:30 से 2:30 बजे पढ़ने जाना है, इस काम छोड़ के बताइए ना, दूसरा काम में करेंगे काम। अब जो बच्चे मूर्ख होते हैं उनको समझ में बात नहीं आती है, उनको रूल समझ में नहीं आता है कि 12:30 बजे से 2:30 बजे मेरा पढ़ने का टाइम है, उसको हम छोड़ के कोई काम करें, काम करने के लिए बात नहीं होती है। तो उस रूल को समझना, अब कुछ बच्चे अपना लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं अपनाते हैं, कुछ बच्चे उसका पालन करने का पूरा प्रयास करते हैं, कुछ बच्चे इग्नोर कर देते हैं। वही सामाजिक अनन्यता होता है। जितना ज़्यादा अच्छे ढंग से आप उस चीज़ को, मूल्यों को, आदर्शों को, विश्वासों को समझते हैं, उतने ही अच्छा आप लक्ष्य की प्राप्ति कर पाते हैं। क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए जरूरी होता है कि आप जिस चीज़ में जुड़े हुए हैं उसका रूल आपके अनुकूल होने चाहिए और आप उनके अनुकूल होने चाहिए, तब जाकर लक्ष्य की प्राप्ति जल्दी हो पाती है। ठीक है, अब 12:30 बजे से 2:30 बजे आपको नींद आती है, आप पढ़ते नहीं है, सपोज डेट हर दिन का यही काम है आपका, रोज़ के रोज़ नींद आ जाती है, तो आप टीचर के अनुकूल नहीं है, नहीं ना है। तो आपको प्रयास ये करना पड़ेगा कि हम अपने नींद को इस तरह से मैनेज कर ले कि 12:30 से 2:30 बजे नींद नहीं आए। समझ रहे बात को? क्योंकि आप रोज़ नींद लाते हैं तो आप उसका अनुकूल, एक दिन नींद आ गया तो बड़ी बात नहीं हो, तो किसी कारण में किसी को भी हो सकती है जी। 2 दिन नींद आया कोई बात नहीं, मगर रोज़ की रोज़ जब एक बात हो रही है तो समझ जाइए कि आप में कुछ उसके अनुकूल आप बने ही नहीं हैं। या तो आपको कोचिंग छोड़ देना चाहिए, ना तो आपको नींद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि रोज़ यही बात हो रही है आपके साथ, तब आप उसके अनुरूप नहीं हुए हैं। बस में आ रही, तो आपके लक्ष्य की प्राप्ति ठीक ढंग से नहीं होगी, क्योंकि जिस ढंग से जो चीज़ समझाना चाहा जा रहा है वो समझ नहीं पा रहिएगा। अब मान लीजिए आप उसी समय में कोई काम करते हैं कोई और, तो आपके लिए कोचिंग नहीं ना पर्याप्त हुआ। कोचिंग ठीक है अपनी जगह पे है, आप भी अपनी जगह पे हो सकते हैं, ठीक है, बट आपके लिए ना वो बना है ना वो आपके लिए बना है, दोनों के लिए मैचेबल नहीं हो गया। डॉक्टर साहब ठीक है दवाई सेट करेगा तब ना, है ना, वही बात है। किसी का वही सेट कर जाता है, वही डॉक्टर जिसका आप हिनाई कर रहे हैं वही डॉक्टर किसी के लिए भगवान हो सकता है कि नहीं? तो वही बात होती है। अपने विद्यालय को शहर राज्य सर्वोत्तम विद्यालय बनाने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं, और जो व्यक्ति सामाजिक अनन्यता को समझते हैं, जो अपने आप को उसका सदस्य समझते हैं, उसको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप इस कोचिंग में पढ़ते हैं तो इस कोचिंग को अच्छा बनाने की चाहत आप में होनी चाहिए, और ये तभी संभव हो सकता है जब आप नंबर लाइएगा, और इसमें दोनों की भलाई है। आप ये भी तो नहीं कहा जा रहा है कि गुरुकुल के बारे में सोचते रहिए, पोस्टर बैनर भर दिन लगाते रहिए, तो ये नहीं कहा जा रहा आपको। आप अच्छा से पढ़िएगा, यही मेरा पोस्टर बैनर हो जाएगा, अगले साल के लिए आप पोस्टर बन जाइएगा मेरा, जहाँ पे होइएगा वो पोस्टर है मेरा, कौन मिटाएगा? वो बाकी पोस्टर तो फाड़ देगा, वो पोस्टर कौन फाड़ देगा कि ये बच्चा यहाँ से इतना नंबर लेके पास किया है, ये पोस्टर हो गया, बैनर हो गया। तो आप जाने अनजाने में भी मेरा काम कर दीजिएगा, अगर आप अपने लिए भी काम कीजिएगा तो, ठीक है ना। और ऐसा होना चाहिए, तभी जाके आपको सफलता मिलेगी और सामने वाला समूह है उसको भी सफलता मिलेगी, मुझको भी सफलता इसी से मिलेगी कि अगले साल बच्चे ज़्यादा आएंगे, चाहे आपके रिलेटिव्स जितने होंगे वो आएंगे, है ना। ये हो गया। अब देखिए, अब बात ये आती है कि बाह्य समूह का वर्गीकरण महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नया बात यहाँ डाल दिया क्या कि हाँ, सामाजिक अनन्यता विकसित करने से क्या हो जाता है, अंतर समूह एवं बाह्य समूह का वर्गीकरण महत्वपूर्ण हो जाता है। जब आप सामाजिक अनन्यता को पहचानते हैं ना, तो आपको समूह का वर्गीकरण भी करने आना चाहिए, किस समूह में आप जी रहे हैं, अंतर समूह है कि बाह्य समूह है। दोनों में सामाजिक अनन्यता अलग अलग होती है। आप सब समय में एक ही साथ मत समझिए, आप सब समय में हर समय में ये पहचान नहीं दे सकते कि आप गुरुकुल के स्टूडेंट हैं। कहे सब जगह पे एड्रेस बदलेगा, जब कोई कोचिंग वाला क्या रेफरेंस में पूछेगा तो क्या गुरुकुल के स्टूडेंट है, जब कॉलेज के रेफरेंस में पूछेगा तो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, जब आपके गाँव के परिप्रेक्ष्य में पूछेगा तो हमारे पिताजी का नाम ये है। आप अपना एड्रेस बदलते रहते हैं क्योंकि आपकी सामाजिक अनन्यता सब जगह सब जैसी है। आपके फूफा जी पूछेंगे कि आप कौन है, तो नहीं कहिएगा, हम कहेंगे कि अपने पापा का नाम है, हम इसके पिता हैं, है ना, क्योंकि फूफा जी पूछे हैं। बट आपके दोस्त पूछेंगे कि आप कौन है, तो हम कहेंगे आरा कॉलेज के स्टूडेंट है,
और गुरुकुल में पढ़ते हैं, है ना, तो ये हमारे पहचान हो जाता है वहाँ पे। क्योंकि आप परीक्षा देने गए तो वहाँ पे जो दोस्त मिलेगा वहाँ पे पढ़ाई के रेफरेंस में पूछेगा, वहाँ बताइए कि हाँ पापा जी ये है तो ही नहीं जानते वहाँ पे। सबका रेफरेंस अलग अलग है, सामाजिक अनंतता आपकी अलग अलग है, आपकी पहचान सब में अलग अलग है। आप किस समूह के रेफरेंस में बात कर रहे हैं उसके अनुसार आपके एड्रेस बनता है, आपकी पहचान बनती है, समझिए। आप एक व्यक्ति बहुत कुछ होता है, एक व्यक्ति एक चीज़ नहीं होता है। एक व्यक्ति आप किसी के बेटा है, आप किसी के भैया हैं, आप किसी के पति हो जाइएगा कल हो के, आप किसी के पिता हो जाइएगा कल हो के, आप किसी के गांव समाज में किसी के और भी कुछ हो सकते हैं, और आप यहाँ के स्टूडेंट भी हैं। तो एक साथ बहुत सारे आप समूह में जुड़े हुए हैं, सब समूह में पहचान आपकी अलग अलग है, तो वर्गीकरण करना पड़ेगा कि किस समूह की बात हो रही है, ये बहुत जरूरी होता है, समझ में आया। तो सामाजिक अनन्यता का मतलब क्या हो, अनन्यता का मतलब क्या हो, अनन्यता जब भी आएगा दिमाग में तो कहिएगा पहचान, हमारी पहचान। सामाजिक अनन्यता मतलब उस समाज में मेरी पहचान, मेरा स्थिति, मेरा स्टेटस, मेरा वैल्यू, मेरा वैल्यूएशंस, ये होता है आपकी अनन्यता, जिसको हम लोग बोलते हैं हमारी पहचान, हमारी रुतबा, हमारी काबिलियत, हमारी स्टेटस, हमारा, तो वही होता है आपकी अनन्यता। जैसे व्हाट्सएप स्टेटस होता है, वो आपकी व्हाट्सएप अनन्यता हो गया, पहचान हो गया आपका, ठीक है ना। अब है अंतर समूह द्वंद्व के कुछ कारण क्या है। किसी अंतर्राज्यीय संघर्ष पर विचार कीजिए, इस संघर्ष की मानवीय कीमत पर विचार कीजिए। देखिए पहले तो ये समझिए कि अंतर समूह द्वंद्व क्या होता है। देखिए अंतर समूह द्वंद्व ये ना है, माने एक समूह के अंदर द्वंद्व, द्वंद्व माने होता है झगड़ा। जब हम एक साथ एक समूह में रहते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमेशा मित्रवत रहे, झगड़ा झंझट होना तय होता है, क्योंकि साथ रहते हैं तो झगड़ा होना तय होता है। झगड़ा उसी से होता है जिससे साथ रहते हैं, होना ही है, तय है। एक भाई भाई भी साथ में रहेगा तो झगड़ लेता है। द्वंद्व अंतर समूह में एक समूह के अंदर में द्वंद्व होता ही रहता है, कंपटीशन होता ही रहता है, द्वंद्व झगड़ा उगड़ा होता ही रहता है, ठीक है। अभी क्या होता है समझिए, अब इसके कारण क्या है, क्या कारण है कि दोनों में द्वंद्व होता है, क्या कारण है कि आप लोगों को आपस में झगड़ा हो जाता है, क्या कारण है, क्या है कंपटीशन करने लगते हैं आप लोग, द्वंद्व क्या होता है, झगड़ा क्या होता है, क्या द्वेष की भावना होता है, तो सब कारणों को बताना है आपको, ठीक है। सबसे पहला कारण है दोनों पक्षों में संप्रेषण का अभाव एवं दोषपूर्ण द्वंद्व का एक प्रमुख कारण है। इस प्रकार संप्रेषण संदेह अर्थात विश्वास के अभाव में उत्पन्न करता है और इसके परिणाम स्वरूप द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। देखिए संप्रेषण का अभाव हो जाता है कभी कभी। संप्रेषण करने का मतलब है जो हम कह रहे हैं जो तुम सुन रहे हो, संप्रेषण हुआ। हम कोई बात को कहें और तुम सुने तो ये संप्रेषण हुआ, हम विचारों का संप्रेषण किए हैं। क्या किए हैं, संप्रेषण। जो आदमी बोलता है ना, विचार फैलाता है, उसको संप्रेषण करता है वो। तो संप्रेषण किए तो हमारी बातों को तुम सही ढंग से नहीं समझे या तुम्हारी बातों को सही ढंग से नहीं समझा तो आपस में द्वंद्व हो जाता है। समझ में नहीं आया ना लोगों को, वो कहा कि कल शाम को सब आदमी छुट्टी में रहेगा, कोई आदमी नहीं आएगा। दूसरा आदमी समझ लिया कि बड़ा अक्रूर हो रहा है, चलो शाम को छुट्टी नहीं देने वाला है। अब मीनिंग कुछ और निकाल लिए। संप्रेषण मतलब जो कहना चाह रहा था वो समझा नहीं और जो समझा वो कहा नहीं। अब इसके कारण से द्वंद्व हो जाता है, आपस में झगड़ा हो जाता है। बाद में पता चलता है कि गलती किसी में था ही नहीं, है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कभी कभी ऐसा नहीं होता है जो सामने वाला कुछ और कहना चाह रहा है समझ कुछ और ले, ऐसा होता है कि नहीं होता है? किसी और परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा हो और कुछ और परिप्रेक्ष्य में हम समझ लें, ऐसा होता है। और इसके कारण से द्वंद्व भावना हो जाता है, आपस में झगड़ा की भावना हो जाती है, ठीक है। पहला नंबर बात। दूसरी नंबर बात, सापेक्ष वचन अंतर समूह द्वंद्व का दूसरा कारण होता है। यह तब उत्पन्न होता है जब एक समूह के सदस्य स्वयं की तुलना में दूसरे समूह के सदस्यों से करता है और यह अनुभव करता है कि वे जो चाहते हैं उनके पास नहीं है परंतु दूसरे समूह के पास है, और दूसरे शब्दों में यह अनुभव करने लगते हैं कि दूसरे समूह की तुलना में वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, और यह वचन उस असंतोषजनक भावनाओं को उत्पन्न करता है जो एक द्वंद्व की उद्दीपन बन सकता है। कभी कभी क्या होता है, आपके दिमाग में ये आ जाता है कि हम जिस समूह में रह रहे हैं उस समूह में वो सुविधाएं नहीं हैं जो उस समूह में है। जैसे आप इस कोचिंग में पढ़ते हैं, आप किसी दूसरी कोचिंग के बच्चे कहीं मिल जाएंगे आपको, तो वो कहेंगे कि हमारे कोचिंग में तो ये पाठ हो चुका है और ये चीज़ हो रहा है। अब आपको डिप्रेशन में आ रहा है कि वहाँ पे तो गेसिंग भी किया जा रहा है, यहाँ पे तो अभी पाठ खत्म नहीं हुआ है। तो ये दिमाग में आ जाएगा ना, तो आप क्या कहें, द्वंद्व की भावना आपस में आकर झगड़ा शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि आप दूसरों से कंपटीशन कर चुके हैं कि आपके उस कोचिंग में ऐसा पढ़ाई हो रहा है, हमारे कोचिंग में ऐसा पढ़ाई हो रहा है। आप कंपटीशन की भावना दूसरों सदस्य कर लिए हैं। आप कह रहे हैं कि उस कोचिंग में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पे एक्स्ट्रा समय दिया जाता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा समय दिया जाता है, कुछ और भी बहुत सारे कारण को जोड़ लेते हैं। एक्चुअली में आपको जो कहा है एक्चुअली वो भी आप भी उसको भड़का सकते हैं। आप भी उसको कह सकते हैं कि हमारे कोचिंग में ये फैसिलिटी तुम्हारे कोचिंग में नहीं है, और जानते हैं वो अपने कोचिंग में आपके बातों से द्वंद्व कर रहा है।
आप अपने कोचिंग में उसके बातों से द्वंद्व कर रहे हैं। एक्चुअली में सब चलिए रहे हैं, काम धाम सबका चल रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे 19-20 सबका तैयारी हो भी करता है, ठीक है, सब तैयारी कर ही लेता है, ठीक है, जो भी पढ़ा है पढ़े कर ही ले तैयारी, है कि नहीं। और बात आ रही है द्वंद्व की, क्योंकि आप कंपटीशन कर लिए, आप अपने आप को ये सोच लिए कि हमारे पास तो ये है, ये नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये सोच लेते हैं। आपके पास सब कुछ रहेगा, समझ गए, और सामने वाला बच्चा के पास किताब है, कॉपी पढ़े रहेगा, तो कहेगा हम कैसे नंबर लाएंगे, हमारे पास तो किताबें नहीं खरीदे, हम कैसे नंबर लाएंगे हम। मैंने एक्चुअली किताब हम नहीं पढ़े हैं तो नंबर ला सकते हैं, मगर दिमाग में एक कचरा भर जाएगा कि हमारे पास तो किताबें नहीं है। आपको दिमाग में आप सब कुछ पढ़े नहीं, एगो पार्ट नहीं पढ़े तो आपको ज़्यादा फिक्र नहीं पड़ेगा, मगर आपको दिमाग में आ जाए पार्ट तो हम पढ़ भी नहीं किए, वही सब कुछ पूछ दिया इसलिए नहीं बन रहा है हमसे, ये दिमाग में आएगा। और ये जब भी दिमाग में आएगा ना हीन भावना उत्पन्न हो जाएगा, तो आप बस उसमें कमज़ोर पड़ जाइएगा। तो जो सकारात्मक व्यक्ति होते हैं वो हीन भावनाओं को दबा देते हैं, द्वंद्व की भावना छोड़कर कहते हैं उसका अपना कोचिंग का परिवेश है, हमारे कोचिंग का अपना परिवेश है, हमारा अपना स्रोत है, हमारे माता पिता अलग स्रोत रहते हैं, अलग प्रकार से दिए हैं सामान खरीद के, उनके माता पिता अलग प्रकार से दिए, हम भी अपना अलग प्रकार से पढ़ेंगे, वो अपना अलग प्रकार से पढ़ेगा, हम भी नंबर लाएंगे, वो भी नंबर लाएंगे, ये टेंशन की कोई बात है। तो कुछ लोग समझदार समझ जाते हैं, कुछ बात उसी बात को लेकर द्वंद्व करते हैं, झगड़ा करते हैं आपस में आके, ठीक है, कि हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं है। अरे भाई आपके पापा जी हमके घड़ी खरीदिए, कपड़ा खरीदिए, जूता नहीं खरीदिए, आप किसी का जूता खरीदा है तो आप इस लेके चल रहे हैं कि जूता खरीदा गया था, फिर क्या होगा, वो तो जल रहा होगा कि आपका घड़ी खरीदाया है तो फिर कैसे होगा। इसमें तो द्वंद्व करने के बाद इसलिए उत्पन्न हो रही है कि आप मिसअंडरस्टैंडिंग कर लिए, कंपटीशन कर लिए, उसके पास जूता है। अरे भाई जूता नहीं है आपके पास, घड़ी तो है, कपड़े तो है, जूता नहीं होता क्या हुआ, अगले साल जूता हो जाएगा तो लोग ये समझता नहीं है, लोग द्वंद्व करना शुरू कर देते हैं आपस में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो अच्छे कारण कर ले। अगला तीसरा नंबर कारण है द्वंद्व का एक दूसरा कारण यह है कि एक पक्ष का विश्वास ये हो जाता है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष से बेहतर है और वहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में मतभेद का उत्पत्ति हो जाता है। वही बात है यहाँ पे, वही बात बताता है। चौथा नंबर कारण क्या है, यह भावना कि दूसरे समूह में मेरा समूह मानक का आदर नहीं करता है और अपने अपकारी द्वेषपूर्ण संशय का भावना रखता है और इन मानकों का उल्लंघन करता है। अब कभी कभी बच्चों में ये दिमाग में आता है कि उस कोचिंग के बच्चे बड़ा आज्ञाकारी हैं, जो टीचर कहते हैं सारे बात मानते हैं टीचर का, ठीक है, हालांकि वास्तविकता ये नहीं है। और आप अपने कोचिंग में आके इसलिए झगड़ा कर रहे हैं लोगों से कि देखो जो कोचिंग में सब बच्चा आप सर जी की बात माने चाहिए, अपना कोचिंग में तो सर जी की बात माने भी नहीं करिए कोनो। हालांकि सब कोचिंग का हाल यही है, बट आपके दिमाग में ये घुस चुका है और इस बात को लेकर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे कोचिंग का जो मानक नियम तय किए गए हैं कि भाई दिवाली के एक दिन पहले पढ़ाई होगा, हमारे बच्चे नहीं आए हैं। आपको क्या लगता है कि आप ही के कोचिंग में नहीं आए, सब कोचिंग में वही हाल है? मगर आपके दिमाग में तो ये घुस चुका है कि हमारे कोचिंग के बच्चा सब पर केयरलेस है। दिवाली के एक दिन पहले सर जी कहते कि पढ़ाएंगे, मगर कोई नहीं पढ़ने आया है, केयरलेस है। आप ही के कोचिंग के बच्चे केयरलेस नहीं है, सारे कोचिंग के बच्चे केयरलेस हैं। जाके देखिए, है ना, सब कोचिंग में यही हाल होगा। 50% बच्चा पहुँचेगा, 50% बच्चा नहीं पहुँचेगा, ठीक है। तो आप सोच लिए तो आपकी गलती ना है, आप ही भावना रख के चल रहे हैं, समझ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है, ये इससे द्वंद्व की भावना आ जाती है। आप अपने समूह से घृणा कर लेंगे कि बड़ा सॉरी कलर आवेला तो अबे ना कर आई पढ़े लोग, आप द्वंद्व कर लेते हैं आपस में। आप अपने आप को समझ रहे हैं कि जल रहे हैं, मतलब जो भी आप जलिएगा कल होगे। वैसे बच्चों से जो कल आज नहीं आया है, जब वो कल आएगा पढ़ने तो आप उससे जल रही हैं कि कल नहीं आया था लड़का, इसलिए सर जी नहीं पढ़ाते, तब इसके चलते पढ़ाई नहीं हो रहा ठीक से, दिमाग में ये सब आ जाता है, कचरा भर जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं होती है, ठीक है। अगला है पूर्व में की गई क्षति का बदला लेने की इच्छा में द्वंद्व हो जाता है। कभी आपको कोई कुछ कर दिया है तो उसका बदला भी दिमाग में नचते रहता है कि वो बदला एक दिन हमको लिया था, उसका बदला हम लिए के छोड़ेगा क्लास में, तो इससे भी द्वंद्व आ जाता है आदमी को, बदला लेने की भावना। अगला है पूर्वाग्रही प्रत्यक्षण। अधिकांशतः द्वंद्व के मूल जड़ में होता है, जैसे कि पहले से कही जा चुकी है कि वे हम भावनाएं के पूर्वाग्रही प्रत्यक्षण कर देते हैं, को जन्म देती है। कभी कभी पूर्वाग्रह को ही मान लेते हैं हम लोग कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, तो क्या होगा, पहले सोच के आग्रह करना शुरू कर देते हैं कि हम जैसे नहीं कहते, हम कल कोचिंग में जो है नहीं सुनाए थे, हमारा मम्मी को बता देगा, तब कहा कि नहीं सुनाती है आपकी लड़की, तब कथी होगा। अब वो हालांकि कहेगी कि नहीं कहेगी उसकी गारंटी नहीं है, बट पहले से सोच के आप झगड़ा के उतारू हैं, झगड़ा करने के लिए तुल पड़े हैं पहले से। ऐसा भी कभी कभी हो जाता है इंसान से, तो ये सभी हो जाते हैं। अगला है शोधकार्यों ने यह प्रदर्शित किया है कि अकेले की अपेक्षा समूह में कार्य करते समय लोग अधिक प्रतिस्पर्धा एवं आक्रामक होते हैं। ऐसा रिसर्च किया गया, पाया गया कि आदमी जो अकेले में काम करता है, समूह में काम करता है, दोनों में ज़्यादा कंपटीशन किस में होता है? जो समूह में काम करता है। समूह में जब आदमी काम करता है तो कंपटीशन करता है कि तू 80 को किया तो हम 90 को याद करेंगे, तो 90 को याद किया तो हम 100 को याद करेंगे। ये कंपटीशन की भावना होती है और इसमें आक्रामकता ज़्यादा होता है, गुस्सा ज़्यादा आदमी को आता है। शांत वाला में, अकेले वाला में आदमी कंपटीशन किसी से करता नहीं है तो ज़्यादा गुस्सा नहीं आता है। जब कंपटीशन करता है तो आदमी को गुस्सा आता है। तो इस प्रकार में कभी कभी आपस में तगड़ाव की भावना हो जाती है, क्योंकि कंपटीशन हो जाता है आदमी में
कॉम्पिटिशन हो जाता है कि तो इतना याद किया तो हम इतना याद करेंगे, और कल अगर सुनाने के बारे आए तो झगड़ा कर लिया। झगड़ा इसलिए द्वंद्व हो जाता है आपस में कभी कभी कि उसको लगता है कि हम सुपेरियर, तो कहता है वो हम सुपेरियर। इस सुपेरियर चक्कर में खाने में कभी कभी झगड़ा हो जाती है इसमें। अगला है प्रत्यक्षिक असमता द्वंद्व का एक मुख्य कारण। प्रत्यक्षित असमता, क्योंकि सबके पास सब लेखन मेमोरी है, एक जैसा सब कुछ है नहीं है। आपके पास एक जैसा दिमाग नहीं है, आपके पास एक जैसा किताब नहीं है, कपड़े लत्ते दे डिजाइन माथा सोच सब कुछ अलग अलग है, सबकी असमता है। तो फिर एक चीज़ आप सब कुछ में समता कैसे मान लीजिएगा? सबको नंबर समान कैसे आ जाएगा? सवाल ही नहीं उठता है। आप साथे भी पढ़िएगा, साथे किताब भी रहेगा, साथे सोइएगा, हर चीज़ किया तो ये सबका एक साथ नंबर नहीं आएगा, क्योंकि सबका सब ऐसी बात है, मेंटेलिटी होती है। इसका भी एक द्वंद्व का कारण बन जाता है। लोग द्वंद्व कर लेता है, इसके कारण से भी सोच नहीं रखता है, सोचता है कि उसको हो गया हमको नहीं हुआ क्या है। अरे भाई आपका माइंड अलग है, आपका माइंड उसका माइंड अलग है, इससे बात समझने पड़ेगा। और क्वेश्चन है, हमारे समूह हमारे व्यवहार को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, अथवा सामाजिक प्रभाव का एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। समूह आपको प्रभावित करती है, और आप ये भी जान लीजिए कि आप भी समूह को प्रभावित करते हैं। फिक्स है। कभी भी आप समूह में ऐसा मत सोचिएगा कि हमारा कोई प्रभावित नहीं कर रहा है, और कभी ये मत सोचिएगा कि आप किसी को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। सब आपसे प्रभावित हो रहा है, और आप भी सबसे प्रभावित हो रहे हैं। सब एक दूसरे से प्रभावित होते रहते हैं, और समूह का प्रभाव हम पे पड़ता है। ठीक है, यह प्रभाव हम लोगों के व्यवहार को विशिष्ट दिशा में परिवर्तित करने के लिए बाध्य कर सकता है। जैसे आज समूह में बैठे हुए हैं, सभी लोग पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, तो एक बच्चा पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा तो उसके दिमाग में आता है कि हम पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमको देना चाहिए, सब लोग दे रहा है तो नहीं हम क्या नहीं दें, ऐसी भावना आता है। और एक तरफ आप दिमाग मिला लेते हैं कि हमको पढ़ना है। सामाजिक प्रभाव उन प्रक्रमों को इंगित करता है जिसके द्वारा हमारे व्यवहार एवं आवृत्तियाँ दूसरों लोगों की काल्पनिक एवं वास्तविक उपस्थिति से प्रभावित होता है। जान लीजिए, हम अपना व्यवहार, अपनी एक्टिविटी, अपना सब कुछ बदल लेते हैं सिचुएशन के आधार पर। समझ गए? आप नहीं बोले थे अकेले पढ़ते सो आज ग्रुप में पढ़े सो, दोनों में अंतर हो जाता है। अभी आपका बैठने का स्टाइल थोड़ा सा अच्छा होगा इन कंपेरिजन टू जब आप अकेले बैठिएगा। अकेले बैठने का स्टाइल बिल्कुल बेकार होगा आपका, क्योंकि आप अकेले में जैसे मत कैसे बैठ जाते हैं, समूह में आते तो कहते नहीं बैठेगा, ठीक से बैठते लोग कभी कहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये हो जाता है। कुछ लोग तो आपके साथ हैं वो प्रभाव डाल रहे हैं, और कुछ लोग आपके साथ नहीं है उनका सोच भी प्रभाव डाल जाता है। कभी कभी काल्पनिक बातें भी प्रभाव डालती हैं मनुष्य पे। और मनुष्य जो आप दिख रहे हैं, आप या हम दिख रहे हैं, वह यह नहीं है कि हम इसमें हैं इसलिए, क्योंकि हम आप भी हम सब पे प्रभाव डाल रहे हैं, और जो बच्चे नहीं आए हैं वो भी हम पे प्रभाव डाल रहे हैं, और सारी चीज़ों को मिला के तब हम इस रूप में हैं आपके सामने। मतलब इस रूप में हम, अगर आप सब नहीं होते तो अब इस रूप में नहीं होते, किसी और रूप में होते, और शायद कोई दूसरे रूप में दूसरी ज़िंदगी को जी रहे होते। आपके होने की वजह से, आप लोगों के होने की वजह से मेरा ज़िंदगी ऐसा हो चुका है अभी, और मेरे होने की वजह से आपका ज़िंदगी ऐसा हो चुका है ना। हम नहीं होते तो आप भी ऐसे नहीं होते, कोई प्रभावित तो हैं। और देखिए, और एक बात और हो रही है कि दिन भर में हम अनेक ऐसी स्थितियों का सामना कर सकते हैं जिसमें दूसरों ने हमें प्रभावित करने का प्रयास किया हो। दिन भर में हमेशा ऐसा होता है कि आपको कोई ना कोई प्रभावित कर रहा है, हमें उन तरीकों को सोचने के लिए विवश कर रहा हो, ऐसा हो सकता है। माता पिता, अध्यापक, मित्र, रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल, जितनी भी चीज़ हैं सब आप पे कुछ ना कुछ प्रभाव डालते हैं। कुछ स्थितियों का सामना कर सकते हैं जिसमें दूसरों से हम प्रभावित करने का प्रयास किया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप ही दूसरों को प्रभावित कर रहे हैं, ऐसा भी होता है। उन तरीकों को सोचने के लिए विवश किया, उसको सोचने के लिए विवश कर दी हो, ऐसा भी हो सकता है। कुछ स्थितियों में लोग पर सामाजिक का प्रभाव पड़ता है, प्रबल होता है, जिसके कारण से परिणाम स्वरूप हम उसके प्रकार कार्य करने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। जैसे समाज ज़्यादा प्रभाव डालेगा ना तो सामाजिक अनुरूप आप कार्य करने के लिए बाध्य हो जाइएगा, मजबूर हो जाइएगा। सब लोग वैसे करते रहेगा, आपको डर लग जाएगा कि हम ऐसे करना करेंगे तो हमको गलत लोग मान लेगा, तो आप भी वैसे ही करने लगते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, और सही है गलत है बाद में निर्णय लेते हैं हम लोग। ये सब हम दूसरी स्थितियों में नहीं करते हैं। दूसरे अवसरों पर हम दूसरे लोगों के प्रभाव को नकारने में समर्थ होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूसरा आदमी प्रभाव जमा रहा है, परंतु हम ही उसी पर प्रभाव जमा दिए। कभी कभी ऐसा भी होता है ना। और यहाँ तक कि उन लोगों के विचार और दृष्टिकोण को अपनाने के लिए भी अपना प्रभाव डालते हैं। कभी कभी हम उसका विचार अपना लेते हैं, तो कभी कभी हम अपने विचार को ही उस पर ट्रांसफर करके चले आते हैं। ऐसा भी कभी कभी होता है, समझ गए? क्योंकि इंसान जब जीता है ना, तो किसी समूह में जिएगा ना तो समूह उस पर प्रभाव डालेगा, और वह इंसान भी समूह पर प्रभाव डालेगा। हो सकता है वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, तो समय स्थिति बताता है, पर प्रभाव डालता है। जान लीजिए, आप कभी भी किसी के साथ भी होइएगा वो आप पे प्रभाव डालेगा। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप थोड़ा देर के लिए उससे हट के रह जाइए, देखिएगा आपका विचार बदल जाएगा, रहन सहन खान पान सब बदल जाएगा। आप अकेले पढ़ रहे हैं, आपका दोस्त आ गया तो पढ़ने का मोड तरीका सब कुछ बदल गया। हो सकता है अच्छा है बुरा हो तो बात की बात है, हमें नहीं करें कि अच्छा है कि बुरा है, मगर बदल जाएगा, तो चल जाएगा, थोड़ा देर में बदल जाएगा आपका। आपके घर में फूफा जी आ जाएंगे,
गूंगी है, कुछ नहीं बोलती है, फिर गूंगे हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, वो आ जाएंगे सिर्फ आपके घर में, तो आपका सब कुछ एक्टिविटी बदल जाएगा। वो आ गए ना तो एक्टिविटी बदल जाएगा आपका, रहन सहन खान पान बात विचार सब कुछ। सुनते नहीं है तो आप सुनते नहीं तो यो बैठा है तो यो जाके आप कुछ न कुछ एक्टिविटी बदल दीजिएगा। क्यों? क्योंकि वो आ गए हैं, पता नहीं वो क्या आ गए हैं तो क्या हो गया, उसे बोलते नहीं है, सुनते नहीं है, देखते नहीं है, फिर भी वो आपको प्रभाव डालेंगे। वो गूंगा अंधा गूंगा बहिरा भी है ना, तो भी आगे बगल में बैठ जाएंगे ना, तो आप पे प्रभाव जमा देंगे। वो कोई ना कोई एक्टिविटी बदल लीजिएगा आप। फिर बाद में कहीं ज़्यादा देखते नहीं है, फिर सुनते तो है ही नहीं कुछ, आप बोलते भी नहीं है, क्या दिक्कत है, चलो जैसे रहते वैसे नहीं रहिएगा आप बदल ही लीजिएगा अपने आप को। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति आप पे प्रभाव डालेगा ही डालेगा। कभी कभी तो किसी व्यक्ति का ख्याल भी प्रभाव डालता है, तो खैर व्यक्ति जो जिंदा आपके सामने है वो तो प्रभाव डालेगा ही डालेगा। कभी कभी जो आदमी व्यक्ति नहीं है, घर पे है, चाहे जगह नहीं है, वो भी प्रभाव आप पे डालता है। तो खैर आप जिस समूह में रहते हो, प्रभाव डालने का न डालने का सवाल ही नहीं उठता है, वो डालेगा ही डालेगा। निष्कर्षता हम इस बात को कह सकते हैं कि व्यक्ति पर किसी भी समूह का प्रभाव पड़ता है, वो प्रभाव सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकता है, वो स्थिति के अनुसार होता है, बट प्रभाव डालता है। हम किसी भी समूह से वंचित नहीं हो सकते हैं, समूह में रहने के बाद उससे प्रभावित होबे करेंगे। यही है शिफ्ट का। ठीक है।